हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार। मैं आप लोगों का जीएस बाय विवेक सर की टीम में स्वागत करता हूं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लाइव क्लास लेना शुरू कर दिए हैं और एक वीडियो आप लोगों तक जा चुका है और उस पर जो आप लोगों ने लाइक और शेयर किया है और जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आज हम देखते हैं। हमारा आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो दूसरे लेक्चर में देखते हैं कि हम किस पर चर्चा करते हैं। और दूसरे लेक्चर पर चलने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि पूर्व में क्या हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पूर्व में हम लोग भाषा पढ़े थे। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास पर चलते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? ऐसे सीधे समझिए एक लाइन में कि विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। हम अपने विचार आप तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं या जिस भाषा से पहुंचाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार यदि आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 मौखिक भाषा थी, नंबर 2 लिखित भाषा थी, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर व्यक्त करे और सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करे, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, बोलकर व्यक्त करे और सामने बैठा व्यक्ति उसे सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करे, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करे, ठीक है, लिखकर व्यक्त करे और सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़कर उसके विचारों को ग्रहण करे, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या है? जब ना व्यक्ति बोलकर और न ही लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका मतलब यह है, सांकेतिक भाषा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह इशारों वाली भाषा होती है। ठीक है, तो इशारा जब व्यक्ति इशारे करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा में एक थोड़ा सा आपको उदाहरण ये भी हम बताए थे कि कठिन कौन है और सरल कौन है। ठीक है, तो सरल भाषा मानी जाती है मौखिक और कठिन मानी जाती है सांकेतिक। क्यों? क्योंकि संकेत कभी भी निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि संकेतों को आज तक कोई निश्चित नहीं कर पाया है। एक ही संकेत कई जगह पर काम करता है, इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण भी बहुत अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बिहारी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कहते हैं, कहत नटत रीझत कीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। तो लास्ट वाली पंक्ति से आप लोग पकड़िए कि भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि नायक और नायिका एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? नयनों के माध्यम से ही कर रहे हैं और पूरे भवन में सभी लोग भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग यह सांकेतिक भाषा का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि मौखिक किसे कहते हैं, लिखित किसे कहते हैं और सांकेतिक किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं आज दूसरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो हम लोग पूर्व में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा की। अभी तक तो हमने बात किया भाषा की, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसकी? हिंदी भाषा की। ठीक है, हिंदी भाषा। देखिए, जो प्रश्न आपका आता है,
हम लोग पढ़ाई उस माध्यम से करेंगे। और ये जो इतिहास है हिंदी भाषा का, यह बहुत ही लंबा है और ये बहुत विवादित है, इसलिए इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं। और जहाँ से प्रश्न बनेगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि कहाँ से क्या प्रश्न बनता है। पहला चीज़ तो आप लोग यह समझिए कि जो हिंदी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्त यह सीखिए कि जो हिंदी नामकरण है इस पर बहुत ही विवाद है। लोगों का यह मानना है कि यह ईरानियों के द्वारा इसका नामकरण किया गया, क्योंकि ईरानी लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे और सा का उच्चारण हा करते थे, जिसके कारण वह सिंधु को हिंदू कहते थे और उसी हिंदू के नाम पर ही यह हिंदी पड़ा है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। तो हमें उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ से प्रश्न आएगा हम लोग उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था हिंदी भाषा, ठीक है। तो हिंदी भाषा में हम लोग क्या सीखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए हम लोग हिंदी के भाषा को विकास को 3 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में कैसे कैसे देखेंगे। नंबर 1, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण या विकास, ठीक है। ऐतिहासिक विकास से यह देखेंगे कि क्या हिंदी डायरेक्ट ही आ गई कि या किसी चरण में होकर आई है, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे हम लोग भौगोलिक विकास, ठीक है, कि हिंदी का भौगोलिक विकास या इसका दृष्टिकोण क्या रहा है, ठीक है, कि कितने क्षेत्रों में यह बोली जाती है, इसे देखेंगे। और नंबर 3 हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास या दृष्टिकोण, ठीक है। तो आइए देखते हैं हिंदी का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है यह क्या कहता है, ठीक है। प्रारंभ में जो हमारी जगत जननी है, जो हमारी जो मातृभाषा थी वह क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। प्रारंभ में जो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है वह संस्कृत मानी जाती थी। और इसी संस्कृत का 2 रूप प्रचलित था। 2 रूप प्रचलित कौन कौन था, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरी लौकिक संस्कृत थी, ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 रूप प्रचलित थे संस्कृत के ही। और इसमें ये जो वैदिक संस्कृत थी इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद और पुराण आदि की रचना की गई है, ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत है इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत की रचना की गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि किसका रूप ज़्यादा प्रचलित हुआ। ये वैदिक संस्कृत जो थी यह बहुत ही कठिन थी, यह वेद एवं मंत्रोच्चार की भाषा थी और ज्ञानियों की भाषा मानी जाती थी। इसके उच्चारण बड़े बड़े होते थे, लंबे लंबे होते थे, जिसके कारण लोगों को असुविधा होती थी पढ़ने में। और अपेक्षाकृत इसके यह लौकिक संस्कृत सरल थी, ठीक है। जो चीज़ सरल होती है व्यक्ति उसे ही लेकर आगे भागता है। जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़ाई करते थे और पढ़ाई में जिस विषय में ज़्यादा रुचि होती है हम लोग उसी विषय को लेकर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यह भी थी, जो चीज़ कठिन होगी लोग उसे छोड़ना पसंद करेंगे और जो सरल होती है लोग उसी पर अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। जैसे आज भी आप लोग देखें तो हिंदी का 2 स्वरूप प्रचलित है। हिंदी का 2 स्वरूप में एक साहित्यिक हिंदी है और दूसरी जो आपकी है वह लौकिक हिंदी है। जो साहित्यिक हिंदी है उसमें क्या होता है, जो साहित्यिक हिंदी है उसमें आप परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो लौकिक हिंदी होती है उसमें सामान्य जनमानस के लोग उसे प्रयोग करते हैं। और उसमें होता क्या है, लौकिक हिंदी में हम कई भाषाओं के शब्दों को मिक्स कर लेते हैं जिससे हमें कोई असुविधा नहीं होती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कह दूं आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। जैसे हमने बोला आज की क्लास, आज बोले उसमें क्लास बोले, तो ये सब हिंदी के शब्द, अंग्रेजी के भी शब्द मिक्स होते हैं। कई भाषाओं के शब्द जब मिक्स होने लगे उसे हम लौकिक हिंदी कहते हैं। उसी तरह से वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत कठिन थी और लौकिक सरल थी, जिसके कारण इसका विकास आगे हुआ। और इसी लौकिक संस्कृत से आगे विकास किस भाषा का होता है, पाली भाषा का, ठीक है। किस भाषा का विकास होता है, पाली भाषा का। जब पाली भाषा आई तो उस समय जो हमारा धर्म चल रहा था बौद्ध धर्म चल रहा था,
ठीक है, बौद्ध संप्रदाय चल रहा था और बौद्धों की जो भाषा थी वह पाली थी। ठीक है, और इसी पाली भाषा में ही बौद्धों के जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक जो इनका ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसी पाली भाषा में ही लिखा गया है। और आप लोगों को एक जीएस का हिट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वह सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे और वह किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है, तो इस पाली भाषा से आगे विकास होता है। इस पाली भाषा से आगे विकास किस भाषा का होता है? प्राकृत भाषा का होता है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा जब आया तो उस समय हमारे पास जो धर्म चल रहा था वह जैन धर्म चल रहा था। ठीक है, जैन धर्म। तो प्राकृत भाषा को हम लोग जैन धर्म की भाषा भी कह लेते हैं। और जो इनके पवित्र आगम ग्रंथ होते थे, आगम ग्रंथ, वह भी किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो प्राकृत भाषा से जब विकास होता है आगे, ठीक है, प्राकृत भाषा का जब रूप बिगड़ने लगता है तो रूप बिगड़ते बिगड़ते एक नई भाषा का विकास होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश भाषा। ठीक है, क्या कहते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश, भ्रंशन मतलब होता है टूटा फूटा या उबड़ खाबड़। तो जब प्राकृत का रूप बिगड़ने लगता है तो क्या होता है? अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। ठीक है, और इसी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है, ना कि भेद है, एक प्रकार है। कौन सा? सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का विकास कह सकते हैं, हुआ है या निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा हम आप लोगों को यह दिखाते हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं कि किस तरीके से संस्कृत से हिंदी जो है क्या हुई है? बनी हुई है। ठीक है, या उत्पन्न हुई है। देखिए, डायरेक्ट तो हिंदी आई नहीं है, वह कितने चरणों से होकर गई है यह मायने रखता है। संस्कृत के प्रारंभ में दो रूप मिले, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक सरल थी, वैदिक कठिन थी, और लौकिक का विकास आगे हुआ तो वह पाली बनी, और पाली के बाद प्राकृत बनी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश के बाद हिंदी बनी। तो हम लोगों को थोड़ा यह ध्यान देना है, कभी कभी यही क्रम पूछ लेता है कि किसके बाद किसका विकास हुआ है, तो इसे हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। कभी कभी ये चीज़ें नहीं देती, डायरेक्ट ही दे देता है। संस्कृत के बाद किस भाषा का? पाली भाषा का। पाली से फिर किस भाषा का? प्राकृत भाषा का। प्राकृत से किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, और अपभ्रंश के बाद कहीं कहीं बुकों में एक जगह अवहट्ट भी लिख देता है, जो गलत नहीं है। ठीक है, और इसी के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? हिंदी लिख सकते हैं। यह ना भी रहे तो अपभ्रंश के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? हिंदी लिख सकते हैं। तो आप लोग यह विकास क्रम नोट कर लीजिए। ठीक है, और इससे प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं और आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर आप लोग जो है लिख लिया करिए। आइए थोड़ा देखते हैं आगे कि इस पर एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाता है और कैसे फंसाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है हमारा, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्रश्न हमारा ये है। अब आप लोग विकल्प देखिए, विकल्प क्या है? ठीक है, विकल्प है आपका संस्कृत, विकल्प बी है अपभ्रंश, विकल्प सी है सौरसेनी अपभ्रंश, विकल्प डी है कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, ऐसे अगर प्रश्न आए और विकल्प ये रहे तो हमें चयन किसका करना पड़ेगा? सौरसेनी का। क्यों? क्योंकि एकदम नज़दीकी आंसर यह सही है कि सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, नंबर दूसरा प्रश्न है, प्रश्न यही है लेकिन मैं विकल्प चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यदि विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हो तो हम लोग क्या सही करेंगे? ठीक है, इस पर थोड़ा गौर करिए। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न का विकल्प इस प्रकार से हो तो हम लोग आंसर किसका टिक करेंगे? अपभ्रंश भाषा का टिक करेंगे। ठीक है, और अगला देखिए, प्रश्न यही रहे और हम लोगों का विकल्प इस प्रकार दिया रहे, संस्कृत
पाली, प्राकृत, और सभी। तो डी विकल्प सभी, ठीक है, सभी। तो देखिए अब आंसर आपका क्या सही करना पड़ेगा। अब आंसर आपको सही करना हमारी मजबूरी है कि संस्कृत, क्योंकि हम सभी कर नहीं सकते हैं, ना तो पाली ना तो प्राकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस प्रकार से प्रश्न, तो जो आप लोग देखे अभी उसी पे आधारित यह प्रश्न था। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर रहा हूँ, उसे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न चेंज कर रहा हूँ, देखिए, ठीक। हाँ, तो देखिए अब जो प्रश्न आपका इस प्रकार पूछे, हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहते हैं, और विकल्प कुछ इस प्रकार हो तो सही क्या करना है। अब आप लोग बताइए, क्योंकि हिंदी भाषा का जो जननी है वह किसे कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहते हैं, तो हम लोग विकल्प क्या लगाएंगे, अपभ्रंश को, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी निकली हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर विकल्प हमें किसका चयन करना होगा, अपभ्रंश का। यदि कहे हिंदी भाषा की जननी किसको कहते हैं और विकल्प में अपभ्रंश ना हो और विकल्प कुछ इस प्रकार हो, तो हम इसमें चयन किसका करेंगे, हिंदी की जननी हम संस्कृत को ही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्त एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि यहीं पर लगा दे हिंदी की आदि शब्द लगा दे या प्रारंभिक जननी लगा दे, आदि जननी किस भाषा को कहते हैं, तब हमारा सदैव विकल्प में क्या सही होगा, संस्कृत सही होगा। तब अपभ्रंश भी विकल्प में रहे तो वह सही नहीं हो सकता है। और यदि अपभ्रंश और संस्कृत दोनों ना रहे विकल्प में, तो क्या आंसर सही होगा, उसमें कोई नहीं विकल्प सही होगा। और यदि आदि जननी करके पूछे और विकल्प में अपभ्रंश रहे, आदि जननी करके पूछे विकल्प में अपभ्रंश रहे और संस्कृत ना रहे, तो अपभ्रंश को हम लोग सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन रख दिया है, वह पूछ रहा है आदि जननी, तो यह आदि जननी नहीं हो सकती है। यह जननी हो सकती है लेकिन आदि जननी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो प्रश्न, इस पर कुछ उस पर आप लोग गौर करिएगा। और ये जो विकास क्रम है हिंदी का जिससे यह विकसित हुई है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो हमने प्रश्न कराया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, फिर हिंदी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, हिंदी मध्य देश की भाषा मानी जाती है। यह मध्यवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। और मध्य कहने से मतलब यह नहीं होता कि एकदम बीचों बीच सेंटर में, हम पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम पूरी तरीके से यह कह दें कि एकदम बीचों बीच बोली जाती है तो ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश यह जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है, ठीक है, उसमें यह बोली जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे मध्यवर्ती या मध्य देश की भाषा या मध्य क्षेत्र की भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसमें कुछ राज्य हम आपको बता दे रहे हैं जहाँ पर हिंदी अधिकांशतः बोली जाती है, ठीक है। जैसे हमारा यूपी हो गया, और एमपी मध्य प्रदेश, और बिहार, ठीक है, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। और एक आपका द्वीप है अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो ये इत्यादि जो जगह है, यहाँ पर आपकी हिंदी क्या होती है, बोली जाती है, ठीक है। जिसके कारण इसका जो भौगोलिक विकास है, हम एक तरह से कह सकते हैं जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है या मध्यवर्ती क्षेत्र है, वह इसका भौगोलिक विस्तार है या विकास है, ठीक है। इसमें यह बोली जाती है। अगला देखते हैं संवैधानिक विकास या संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण से मतलब यह है कि क्या संविधान में कहीं हिंदी का उल्लेख किया गया है। हाँ, संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 8 है, ठीक है। अनुसूची 8 भाग 17 में भाषा के बारे में कहा गया है। और कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है, 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसी 22 भाषा में एक भाषा हमारी हिंदी भी है, जिसे कौन सी दर्जा प्राप्त है, राजभाषा प्राप्त है, जो अधिनियम 1963 से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो राजभाषा शब्द है, यह आपका किसके लिए आया है, हिंदी के लिए।
हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि हिंदी राजभाषा है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये राजभाषा क्या है, ठीक है। तो राजभाषा समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बोली के बारे में, ठीक है, भाषा के बारे में, ठीक है, किसे क्या कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानकारी रखिए, उसके बाद हम लोग व्याकरण पढ़ाएंगे और व्याकरण में हम लोग पूरा आपको समझाएंगे, ठीक है। और थोड़ी सी अभी ये जानकारी चल रही है आप लोगों की, उसे आप लोग हासिल करिए। देखिए ये है राष्ट्रभाषा, ठीक। तो अब देखते हैं बोली और भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर समझ लेते हैं। ये जो बोली और भाषा है, इसमें एक बात तो कॉमन है, ये दोनों अभी आप लोगों को मैं बताया था इसके पहले, ये दोनों विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। चाहे बोली हो चाहे भाषा हो, व्यक्ति अपने विचारों को तो व्यक्त करेगा ही करेगा और उसके लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए। तो इसमें माध्यम क्या है, बोली भी एक माध्यम है आपके भाषा को व्यक्त करने का और भाषा भी एक माध्यम है। और दोनों में अंतर क्या है यह देखना है, ठीक है। दोनों ही तो विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, जो बोली होती है वह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसी बोली का जब दायरा बड़ा होता जाता है, जब यह बोली व्यापक रूप धारण कर लेती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। बोली क्या होती है, जैसे एक कहावत चरितार्थ है, आप लोग जानते होंगे, कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बाणी, ठीक है। तो चार कोस पर बोली क्या होती है, बदल जाती है। और बोलियों की संख्या भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। जो बोली होती है, जैसे हम लोग देखते हैं पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की बोलियां होती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये उसकी बोली है, ठीक है। अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाएगी, बघेलखंड में बघेली। वैसे ही राजस्थानी भाषा होती है, राजस्थानी भाषा में भी जयपुरी, ढुढाई, हड़ौती, ये सभी बोली जाती हैं। तो उनके कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बोलियाँ बोली जाती हैं और वह क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए यह सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती हैं। और एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वह आपको याद रखनी है कि बोली में कभी भी साहित्य रचना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जान रहे हैं, कहावत ही कह रहे हैं कि हर चार कोस पर वाणी बदल जाएगी, तो अगले चार कोस वाला व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि ये इसकी बोली में क्या कहा जाता है, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है। मातृभाषा किसे कहते हैं, जो हम लोग माता के मुख से जो भाषा हम लोग सीखते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा होती है। और हमारी जो प्रथम पाठशाला है वह हमारी परिवार ही माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं। और जो मातृभाषा है इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ से होता है, इसका विस्तार परिवार और समाज से होता है, ठीक है। जो मातृभाषा का विस्तार प्राप्त होता है बालक को, वह परिवार और समाज से होता है, ठीक है। और राजभाषा क्या है, राजभाषा समझिए, जो सरकारी कार्यकाज संपादित किए जाते हैं किसी राज्य अथवा देश का, जो सरकारी कार्यकाम, जो कामकाज होता है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जिस भाषा में संपादित किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और हमारी हिंदी जो है वह राजभाषा है, ठीक है। हिंदी क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा आयोग का एक गठन भी हुआ था, जो आप लोगों को पता होगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 5 जून 1955 को। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, और पूछता है कि राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर, ठीक है, मतलब बाल गंगाधर खेर, ठीक है। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। और राष्ट्रभाषा क्या है, देखिए राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं, राष्ट्र में एक शब्द आता है प्रेम, देश प्रेम, ठीक है। तो व्यक्ति जब जो राष्ट्र की जो जनता है, जो अधिकांश जनता है, जो जिस भाषा को अधिक बोलती है, समझती है, जानती है, उसे ही उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हिंदुस्तान है, तो हमारे हिंदुस्तान की अधिकांश जनता जो है वह हिंदी का प्रयोग करती है, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी मानी जाती है। लेकिन कहीं पर इसका उल्लेख नहीं हुआ है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, जबकि किस रूप में उल्लेख हुआ है, राजभाषा के रूप में। जब आपसे कभी प्रश्न पूछे हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ठीक है।
तो अब देखिए ये जो हमारा विकास था, विकास क्रम आप लोग समझ लिए हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा आज क्या। ठीक है, हिंदी का जो विकास था, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और ऐसा माना जाता है कि ईरानियों के द्वारा ही इसका नामकरण किया गया। ठीक है, और देखिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था इसमें क्या हुआ था, संस्कृत से दो भाषाएं, वैदिक और लौकिक से क्या हुआ, पाली से फिर प्राकृत से अपभ्रंश से फिर हिंदी का विकास। और दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, भौगोलिक दृष्टिकोण यह कहता है कि जो हिंदी हमारी है वह मध्य क्षेत्र की भाषा है या मध्यवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। और दूसरा क्या है, तीसरा संवैधानिक विकास, क्या संविधान में हिंदी का कहीं उल्लेख है? हाँ, तो संविधान में उल्लेख है, अनुसूची 8 भाग 17 और भाषाएं कितनी हैं, 22, जिसमें से एक भाषा हमारी हिंदी है जिसे किसका दर्जा प्रदान है, राजभाषा का। मैंने आपको समझाया कि बोली किसे कहते हैं, जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाए उसे बोली कहते हैं, जो व्यापक क्षेत्रों में बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। इसमें हम साहित्य रचना नहीं करते हैं। मातृभाषा क्या है, ये इसका विस्तार, मातृभाषा माता के मुख से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं और इसका विस्तार जो है वह परिवार और समाज से होता है। और राजभाषा क्या है, राजभाषा जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में संपादित किए जाए किसी राज्य या देश के, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो एक राज्य या देश की संपूर्ण या अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती हो समझती हो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों की जो चर्चाएं थी वह समाप्त हो चुकी हैं। अब हम लोग व्याकरण पर उतरेंगे। जो अगला हमारा वीडियो होगा हम व्याकरण आपको पढ़ाएंगे और व्याकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको सिखाई जाएंगी और कोई भी चीज़ रटाया नहीं जाएगा। सारी चीज़ें एक व्यवहारिक और टेक्निकल होंगी जिससे आप लोग सीख सकें, क्योंकि रटने से कुछ ही दिन याद रहेगा। मैं आप लोगों को व्याकरण सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े। ठीक है, तो ये जो GS बाय विवेक सर की टीम है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो एक से बढ़ के एक मिलते रहेंगे और जो कुछ भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।